हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने जलवायु तक भूगोल के अध्याय को ख़त्म किया। जी हाँ, आज उसी से संबंधित एक और अध्याय को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल के वन लाइनर की चीज़ों को हम लोग समाप्त कर सकें। जी हाँ, अगर आप इस सीरीज के एक दो वीडियो जो भूगोल से संबंधित है, जो कि हमारे चैनल पे अब अपलोड हो रहा है, इससे पहले एक अपलोड हो गया, आज कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो समाप्त हो जाए। भूगोल जो 6 to 12 का भूगोल का जितने भी वन लाइनर है वो आज की इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग मृदा के बारे में जानेंगे। जी हाँ, भारत के मृदाओं का वर्गीकरण, यानी कि कौन से जगह पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लाल और पीला मृदा कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है और शुष्क मृदा कहाँ, लवणीय मृदा कहाँ, पीट कहाँ, वन मृदा कहाँ, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यह इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी परीक्षा में आप इससे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर देखेंगे या देखने को मिलता भी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम इस वीडियो को 5 मिनट अवश्य देखिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अगर लगे कि यह कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये हमारी आपसे हार्दिक इच्छा है, रिक्वेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मृदा। ये सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन भाषा के शब्द सोलन से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर यानी फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जी हाँ, कछाड़ी मृदा भारत में पाई जाती है, क्योंकि हिमालय से जो भी कटाव होके आता है वो सारी मृदाएं मैदानी भागों में एकत्रित हो जाती है, जो कि जलोढ़ मृदा के हम लोग नाम से जानते हैं। रेगुड़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे दे ही दिया है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मालवा का पठार में किस मृदा की अधिकता पाई जाती है? काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला जो मृदा है, यानी कि मिट्टी का पीला रंग कैसे होता है, इस कारण को जानने के लिए हम आपको बता दें कि फेरिक ऑक्साइड के मात्रा की वजह से यह जो है पीला दिखाई देता है, और लाल जो दिखाई देता है ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो उसके 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर होते जा रही है? लेटराइट मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें जो है ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अनवर होती जा रही है, मतलब कि वो अब अनुपजाऊ होती जा रही है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछ भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मृदा की क्षारीयता जो क्षारीय होती है, जिसका पीएच जो है 7 से ऊपर है, उसको कम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। जी हाँ, और लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता कम पाई जाती है, इसलिए उसमें लवणीय मृदा जो होती है उसमें चूने और नाइट्रोजन की मात्रा को मिलाया जाता है और मिट्टी में छिड़काव किया जाता है। जी हाँ, लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई दोमट मृदा जो होती है उसमें सबसे कम जल धारण की क्षमता पाई जाती है। पौधे के सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से।
मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसल उगाई जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है इनके जड़ों में, और जो कि आप लोग जानते हैं कि उपजाऊ बनाने के लिए इनके जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ? और नालिका अपरदन से इसका निर्माण हुआ। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय बागानों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका और रेत, ये तीनों ही दोमट मृदा में पाई जाती हैं। भारत की मृदाओं से किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? वो है आपका जस्ता। जस्ता जो है भारत की मृदा में बहुत कम पाया जाता है। और गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांगर कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? चूना का प्रयोग किया जाता है। लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा इस चूने का छिड़काव किया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पे अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जाता है? वन रोपण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वन रोपा जाए तो जो है मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, मृदा अपरदन कम हो जाता है। यहाँ पे हम पीएच मान की तरफ बढ़ते हैं एक बार। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति अगर 1 से 6 है तो अम्लीय मिट्टी, 7 है तो उदासीन मिट्टी, और 8 से 14 है तो क्षारीय मिट्टी है। जी हाँ दोस्तों, लाल और पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है लाल और पीली मिट्टी में, क्योंकि अम्लीय चीज़ें उसमें ज़्यादा होती है। तो चलिए नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। ये तो वनस्पतियों का समूह है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। यहाँ से हम लोग वन लाइनर को देखते जाते हैं। ज़्यादा डीप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो अधिक से अधिक 200 सेंटीमीटर होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। इनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिंकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो वो दार्जिलिंग में पाया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुदेशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? वो आपका खेजरी है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 को। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा लाठी बांस बहुत से कार्यों में उपयोग किया जाता है, फर्नीचर के लिए भी उपयोग किया जाता है। लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ी और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को किस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वो है आपका 8वां। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? वो मध्य प्रदेश से। टियर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, टियर 3 में देखा गया था इस क्वेश्चन को। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वो आपका देवदार है।
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 4,992 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक गेंडे सिंह के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे है? मंडाला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया? 1974 में कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। नागहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में ही है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये नाम से ही लगता है। चलिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जिसको हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, सिलीसैलम और प्राणहिता, ये सारे जो है वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। और तेलंगाना में नागार्जुन सागर, सिलीसैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी, ये सारे तेलंगाना में है। बिहार में वन्यजीव अभयारण्य है बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा शहनी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। और भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवड़ झील, कैमूर, वाल्मीकि नगर का वो वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये आपके बिहार के हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील एक ही है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार और एक सीता नदी है। गोवा में भगवान महावीर, जिसको मोल्लेम के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें गुजरात की तो ग्रेट इंडियन बर्डस्ट, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगला गांधी। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। जम्मू कश्मीर में होकेरसर और सुरिनसर और मानसर, ये 3 पाए जाते हैं वन्यजीव अभयारण्य। और लद्दाख में चांगथाल, शीत मरुस्थल और काराकोरम। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा और चिंचौली और तालकावेरी। यहाँ पे केरल की बात करें तो डडेक्कर और इदुक्की नैयार, पराम्बिकुलम, मालाबार और पेरियार, वायनाड और कुमारकम, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। नाम की बात करें दोस्तों तो इसको याद रखने में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ राज्यों के ही आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे आपका मध्य प्रदेश है, इसका पूछा जाता है, जैसे बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रासपानी, सोन घड़ियाल, ये सारे मध्य प्रदेश में है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर के रूप में दे दिया गया है। सिमरी ताल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा महासंघ किस दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया था? तो 2011 से 20 तक के दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 में। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं वो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। जंगली गद्दा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुद्दुमलाई पशु विहार किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और केरल।
केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में है? असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर। चलिए नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कुछ दिवस के बारे में दिया हुआ है जिसको जान लेना। यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय वन जीव दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, तंबाकू दिवस जो है 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 19 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 17 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राज्य दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और वही बात करें नेक्स्ट की, तो गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेबरा की। यहाँ पे एक कोटेशन है, डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? सिक्किम वाला 1977 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। जी हाँ दोस्तों, जो एशियाई शेर है उसके लिए ये बहुत बड़ा वन जीव अभयारण्य है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। सारस किन राज्यों का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का मान्यता प्रदान की गई है? तो 12 का। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। यहाँ पे कोटेशन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष? स्थापना वर्ष 1973 में हुई, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना और संरक्षण करना था। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रामसर साइट्स के बारे में दिए गए हैं, लेकिन इतने रामसर साइट्स के बारे में हम लोग नहीं जान के जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं और जानते हैं अपवाह तंत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जी हाँ, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। किस नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? वो है आपका गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख है। जी हाँ दोस्तों, लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? दाएं तट पर स्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल लगभग एक ही माना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो आपका कानपुर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में है? जो है गोमती पीलीभीत में वो उसका उद्गम स्थल है। यहाँ पे नदियों और बांध के बारे में भारत के मानचित्र में दर्शाया गया है, जो कि ये डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, हमें उतना ही जानना है जितना से हमारा काम चल जाए। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है
भारत की दक्षिण गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? वो है आपका तिब्बत। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? वो है आपका अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पे है। और वहीं हम लोग बात करते हैं कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से उसका उद्गम स्थल है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली नदी की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चिनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? वो है आपका कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस एक में निम्नावलन के कारण विध्वंस घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है? वो है आपका दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर। नर्मदा और ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? ज्वारनाद मुख का यानी कि एक्सुरी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां कौन कौन सी है? वो आपका नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। और नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी एक प्रकार का अपवाह का उदाहरण है? वो आपका भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से आता है? गंडक नदी से आता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिवेणी गंडक नदी से आता है। और यही बात करें कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? वो है आपका कावेरी नदी की। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो नर्मदा होगा। और आपका जो 1465 किलोमीटर है लंबाई के दृष्टि से। उसके बाद है नर्मदा आपका जो है 1312 किलोमीटर। उसके बाद महानदी है जो कि 851 किलोमीटर और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। यानी कि अगर अवरोही क्रम में लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती को कर सकते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? वो है आपका गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? वो है आपका गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कावेरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में कहाँ पे है? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी चौड़ा वाली ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ पे बात करें भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपका माही नदी। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? वो है आपका बिहार, पटना। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक है आपका विश्वासघाती नदी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो हुगली नदी को। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य जो है सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है।
झेलम नदी का उद्गम किस स्थान पर है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रवाह मौसमी होता है। एडन शहर किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। चलिए अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में दिया गया है, जो कि आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। जलप्रपात और झीलों के बारे में भी हम लोग आज जान लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तसो मुरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? वो आपका सांभर झील, राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यहाँ पे सारे झीलों के बारे में दिया है कि कौन से राज्य में कौन सा झील स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित, यहाँ पे आप देखते चले कि महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ये एक क्रेटल झील का भी उदाहरण है। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस के बारे में, जल संसाधन और सिंचाई और नहरों के बारे में। भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो है आपके एक धरातलीय यानी पृष्ठीय जल, और दूसरा भूमिगत जल यानी भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए, आधुनिक सिंचाई का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंचित जल करने वाले बड़े राज्य हैं, जहाँ पे भारी मात्रा में सिंचित जल जो है किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संवर विकास से संबंधित है। जल संबंध विकास से, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए होंगे, हरियाली योजना के बारे में बात कर रहा है तो वनों के विकास के बारे में लोग मार सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जल संवर के विकास से यह संबंधित है। जल संवर विकास के लाभ यहाँ पे दिए हुए हैं। पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार और रोजगार में वृद्धि। ये है जल संवर विकास के लाभ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में जो है गंगा नहर व्यवस्था है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर। यहाँ पे लघु सिंचाई परियोजना के बारे में दिया हुआ है, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार जो है लघु सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में
कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, डीप सिंचाई और स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई को बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? सतलज नदी पे। और भाखड़ा नांगल किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। अब वहीं बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप कि नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है जो कि एक परियोजना के रूप में काम करता है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर स्थित है? तो वो आपका है भगीरथी। तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। दामोदर घाटी नदी की स्थापना कब हुई? 1948 में। यहाँ पे बात करते हैं कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो आपका दार्जिलिंग। यहाँ पे दिया हुआ है भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी नदियों पर है। तो सतलज नदी पर जो परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकड़ी बांध, कोल बांध। झेलम नदी पर किशनगंगा और तुलबुल परियोजना है। चिनाब नदी पर सलाल बांध, दूल हस्ती अस्किनी बांध जिसे कहते हैं बंगली हार। रावी नदी पर थीन बांध और चोमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग और हरिके बांध है। गंगा नदी पर टिहरी बांध जिसे हम लोग भगीरथी कहते हैं, फरक्का बांध। यमुना नदी पर लखवड़ और ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर कालागढ़ परियोजना है जिसे रामगढ़ परियोजना के भी नाम से जानते हैं। घाघरा नदी पर घाघरा बांध। शारदा पर शारदा। गंडक नदी पर त्रिवेणी बैराज है जो कि बिहार में है। वहीं बात करते हैं कोसी नदी की, तो कोसी परियोजना है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है और राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध परियोजना चंबल नदी पे है। बेतवा नदी पे माता टीला बांध है, राजघाट बांध है। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई और बरास परियोजना, बांध सागर बांध। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बांगमो, बाथ, मैथान, ये सारी परियोजनाएं दामोदर नदी पे। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन बांध। तुंगभद्रा पे मलमपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर मेंटूर बांध। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अलंकेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। वहीं बात करें ताप्ती नदी पर, तो ताप्ती नदी पे आपका काकरापार बांध और उकाई बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध और तिरकपाड़ा और बरोज बांध। माही नदी पर बनकवेरी बांध और कदना बांध।
पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। यह उपक्रम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से काली नदी पर निर्मित की जाएगी। बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एग्रीकल्चर जो है शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, जैसे कि एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। जी हाँ, इसी को मिला के एग्रीकल्चर बना है। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि। रबी फसल जिस रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। बुआई की अवधि जो है अक्टूबर नवंबर और कटाई की अवधि मार्च अप्रैल। वहीं खरीफ फसल की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, राई, सोयाबीन आदि खरीफ फसल है और इसकी अवधि जो है जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ बात करें जायद फसल की, यह जो है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जो है जायद फसल के अंतर्गत आती है। इसकी बुआई की अवधि मार्च अप्रैल और जून जुलाई है। जी हाँ, अब बात करते हैं मेन पॉइंट, कृषि में युग्म पैदावार से क्या आशय है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कृषि में युग्म पैदावार से क्या आशय है। विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना, इसे हम युग्म पैदावार कहते हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को जो है एक साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। भारत में संकाय यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है, तो वो है आपका राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पे पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। साथ ही बात करें पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है, उत्तर प्रदेश है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, वो आपका पंजाब है। और नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो गेहूं की एक किस्म है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, धान की। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी कि रबी के टाइम भी, खरीफ के टाइम भी और जायद के टाइम भी, तीनों फसलों के ऋतुओं में यह किया जाने वाला खेती है मक्का का फसल। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश। भारत के किन क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर। जया, पद्मा, पूषा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, तो चाय की। धान की फसल में किस बीज का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग, तो नील हरित शैवाल जो है उसको हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं धान की खेती में। अब वही बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरौना जिला जो है मध्य प्रदेश का कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत में
भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक क्या है? भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जैव संवर्धित ज्वार की। करनाल बंड गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलोटिया इंडिका नामक कवक से होता है। अब कृषि में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जानने को, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और भी बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रांतियाँ, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन का, सुनहरी क्रांति जो है स्वर्ण क्रांति या फल और सब्जी उत्पादन बागवानी उत्पादन के लिए का हुआ। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के क्षेत्र में, कृष्ण काली क्रांति यानी खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, गोल क्रांति आलू उत्पादन के क्षेत्र में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन को कहते हैं, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति को निर्धारित करती है, और अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना में एक क्रांति हुई। और गुलाबी क्रांति की बात करें तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, प्याज उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर उत्पादन के क्षेत्र में। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण और शुष्क जलवायु में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो वो आपका मूंगफली। आश बोड़ो किस किस्म की फसलें हैं? धान की फसलें हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सारे वन लाइनर जो है काम की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये आपके परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी कंटेंट है जिसको आप लोग जान लीजिए। प्रमुख कृषि संगठन और मुख्यालय देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादन क्षेत्र अलेप्पो में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में। और यहाँ पे कृषि बोर्ड के मुख्यालय हेड ऑफिस के बारे में दिया हुआ है कि कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में, और चाय बोर्ड आपका कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता पाई जाती है। दलहनी फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु होते हैं। राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस किस राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो 3/4 से भी अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है भारत को। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलांग, जिन्होंने हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है? तो ये नॉर्मन बोरलांग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना।
हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं के लिए। हरित क्रांति में किस फसल की सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं का। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है? तो वो है आपका चाय। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे 2007 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो 90 से 120 दिन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट देखा कि भारत में झूम की खेती का प्रकार किस नाम से जानते हैं? कहाँ पे इसको अनेकों प्रकार के नाम से जानते हैं झूम की खेती को, इस वीडियो में ये भी जान लेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो राज्य हैं यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम की खेती कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोदू, पामा, डाबी, केमान और बाड़ीगा कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं और केरल में पोनम या पोषण कहते हैं। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में बीबर, दहिया, मशान, पेंगा और बीरा इस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालड़ा के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू के नाम से जाना जाता है। हिमालय के क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कुरूल या कुरावा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार में भी दीपा के नाम से जाना जाता है। अब वही बात करते हैं कि बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो आपका वो धान और चाय होगा। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहते हैं? तो केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला है? तो वो आपका काली मिर्च। भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल की अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? मक्का के। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। अब वहीं बात करेंगे कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो वो है कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो वो है आपका अमरूद। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी कि तूर की दाल की प्रमुख किस्में हैं। यहीं पे अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मांडुआ यानी कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? तो वो है आपका जापान। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावलों का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। चलिए प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम और डेयरी विकास बोर्ड आनंद, और जो है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनौल में, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलुरु में और जूट कृषि अनुसंधान संस्था बैरकपुर में, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में, टिड्डा चेतावनी संस्थान जोधपुर में, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में,
भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। नेक्स्ट की बात करते हैं कि लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, पशु रोग प्रयोगशाला पुणे में, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान जो है कोलकाता में, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और जो है पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में, राष्ट्रीय पटसन और संबंधित रेशे के अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है आपके लिए, इसको आप लोग अपने स्तर से याद करते चलिएगा। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान 2021 से 22 में क्या रहा, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे रहा, और द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे पंजाब। दलहन की खेती में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे राजस्थान। कुल तिलहन फसल राजस्थान प्रथम स्थान पे, सेकंड पे मध्य प्रदेश, और थर्ड में गुजरात। ये देखिए प्रत्येक साल बदलते रहता है, इसलिए इसका जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ऑनलाइनर है उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादन केंद्र है, तो सरसों और बाजरा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल और तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? चना। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू की कृषि की जाती है, तो वो है कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि में आता है? एक्वापोनिक कृषि में आता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। ये अभी हमने आपको बताया। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के क्षेत्र में। आरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य नमक और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? वो है गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1984 में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ आइए पशुपालन में। पशुपालन एक इम्पॉर्टेंट अध्याय है जिसको हम लोग कर लेते हैं। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है या की गई है? 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु जो है 35.94%, भैंस पशु जो है 20.45%, बकरी पशु जो है 27.80%, भेड़ जो है 13.87, सुअर 1.69 तथा अन्य पशु 0.25 है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है आपका बिहार। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? वो है जमुना पारी। ये नस्ल भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वो राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसका प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर
बीजी कुरियन या बर्गीज कुरियन, जो भी आपसे याद हो सके या याद कर लीजिएगा। मुर्गे के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेग हॉर्न। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ कहाँ है? जान लेते हैं, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। यहाँ पे देखेंगे कि सूरतगढ़ राजस्थान में पशु प्रजनन फार्म है, और छिपली, लीमा और सुनबेरा उड़ीसा में भी है। धमरोर गुजरात में है, हैसरघट्टा कर्नाटक में भी है, अलमांडी तमिलनाडु में है, और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में भी है। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रतिष्ठित वीर्य के उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रतिष्ठित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उच्च नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन एवं वितरण से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कुछ चीज़ें ऑपरेशन फ्लड के बारे में और पशुधन के बारे में हम लोग जान देते हैं, क्योंकि पशुपालन एक बहुत मतलब कि विशेष चैप्टर है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी या आयोजित जो है प्रथम बार की गई थी? वो 1951 में। देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनौल, मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बांसकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों के अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट खनिज संसाधन अब देख लेते हैं एक बार कि खनिज जो है कितने प्रकार के कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख लेंगे। देखिए खनिज का यहाँ पे 3 रूप बताया गया है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज, एक ऊर्जा खनिज, यानी कि धातु, अधातु और ऊर्जा के रूप में खनिज पाए जाते हैं। तो धातु के रूप में पाए जाने वाले खनिज जो है लौह धातुएं, लोहे का अंश जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि, और अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बक्साइड आदि। बहुमूल्य खनिज जो है सोना, चांदी, प्लेटिनम। अधातु में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। ऊर्जा के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ये सारी चीज़ें कैसे पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? वो है धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है? तो वो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों में सर्वाधिक अधिक संपन्न है? वो है आपका उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? वो है उड़ीसा। लौह अयस्क के प्रकार यहाँ पे देखेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्नोटाइट, सीडेराइट, ये सारे जो है लौह अयस्क के प्रकार हैं। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की शैली में यह पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क खान केंद्र मुख्य किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है कर्नाटक। कर्नाटक का जो है राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि सबसे अधिक इसका भंडार राजस्थान में है।
एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार है? चूना पत्थर के। चलिए, यहाँ पे बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये वो है एल्युमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन क्रमशः राज्य बताएं? उड़ीसा और झारखंड। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादन राज्य जो है छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभड़क पट्टी जो है हजारीबाग झारखंड से गया मुंगेर जिले में पाई जाती है। अब रही बात कि जब बिहार और झारखंड एक थे तब अबरक का सबसे अग्रणी राज्य जो था, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो बिहार था। लेकिन अलग हो जाने पर यह उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना राजस्थान में। क्वार्ट्ज़ाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? वो बलुआ पत्थर का। क्रोमोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील में उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियों तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। यहाँ पे बात करते हैं कि जो है उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज, क्योंझर और बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। अब यहाँ ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा में कौन कौन से रूप होते हैं? तापीय, जलीय, वायु, आणविक। ये सारे ऊर्जा के बारे में हम लोग जान लेंगे। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत का सही अनुक्रम क्या है? तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। इन सभी रूपों से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। भारत वाणिज्य ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत जो कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के रूप में हम जो है प्राप्त करते हैं। 31% जो है अक्षय ऊर्जा स्रोत से 11% पनबिजली से और 1.8 परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर से 30% और अपशिष्ट पदार्थ से 10% हमें प्राप्त होता है। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 11 जनवरी 2010 को। अब बात करते हैं काकरापाड़ा परमाणु विद्युत अनुसंधान के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि काकरापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान। पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र में लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ किया गया? 1744 रानीगंज पश्चिम बंगाल में। चलिए, और भी कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जानना आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ बात करते हैं भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो वो है आपका थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? वो है आपका झारखंड में। चलिए, यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य के महानदी पर निर्मित है। अब यहाँ कोयले के कुछ रूप के बारे में देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीट कोयला
यह एक प्रकार का निम्न रूप है। कोयला के जो मुख्यतः रूप हैं वो 4 हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो पीट है यह बिल्कुल निम्न किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 40% होती है, ओनली 40%। और लिग्नाइट कोयला यह एक प्रकार से भूरा कोयला है और यह जो है इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। जलने पर धुआं अधिक देता है। यह पाया जाता है तमिलनाडु अंकाट में और असम के लखीमपुर में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, कश्मीर के करेवा के क्षेत्र में। बिटुमिनस कोयला यह काला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। ये जो पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। एंथ्रासाइट कोयला या उच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% पाई जाती है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में प्राप्त होता है। चलिए और जानते हैं कुछ। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज का परिणाम स्वरूप से हुआ। जो कोयला मिलने के चलते छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ है? झरिया में। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे तो कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है आदमी, पूरे राज्य के वो दिया हुआ है। भारत में कौन से राज्य में कोयला प्राप्त होता है, किस जगह, किस जिले में, वो दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है विद्युत ताप ऊर्जा में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? 1970 से 80 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं क्या कुछ है यहाँ पे तेल भंडार के बारे में। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, यानी कि एक्सप्लोरेशन का काम। एचवीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बे हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है प्राकृतिक गैस के? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित कहाँ किया गया? माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गोरखपुर, हरियाणा में। और नेक्स्ट की बात करें कि ज्वरीय ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? वो है आपका खंबात की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि कहाँ पे तेल का खोज कब हुआ, उत्पादन का वर्ष और समय, वो हम लोग ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादक सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? वो आपका उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में से सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य उत्पादक जो है, सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? ऊष्मीय ऊर्जा का। चलिए एक कोटेशन है। एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। अभी हम लोगों ने जाना इस चीज़ को। नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में ज्वरीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? वो है आपका भावनगर, गुजरात में।
ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का ऐसा दूसरा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। जी हाँ, सोलर थर्मल पावर सिस्टम में भारत दूसरे स्थान पर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इस चीज़ को कर चुका है। भारत और फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये परिवहन और संचार मार्ग के बारे में दिया हुआ है जो कि हम लोग के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। एक्सप्रेसवे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर होंगे जिसको हम लोग देखते चलेंगे, उसको देखना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। उद्योग में हम लोग बढ़ते हैं, उद्योग के बारे में जानना जरूरी है, उद्योग जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो मैंगनीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो वो है रूस। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के लौह कारखानों की अवस्थितियाँ जमशेदपुर में उड़ीसा के गुरु हिसानी व मयूरभंज के नोयामुंडी खानों से जो है इस कारखानों में इस्पात प्राप्त किया जाता है। बाकी ये जानने की चीज़ें नहीं है, जो वन लाइनर है हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? लौह और इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका भोपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे देखेंगे भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? सिंदरी झारखंड में। भारत में जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1885 कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता के निकट जो है फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कागज उद्योग। पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर में। चलिए ये कुछ कोटेशन हैं, वन लाइनर पे ही हम लोग विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर के अनुपात लगभग कितने हैं? 4:2:1। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। कहाँ पे? चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी का नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को। चलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। पीथमपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए है? लुधियाना। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ बना? रानीपेट, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण की बात करें तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलता है।
तो इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। जनसंख्या और नगरीकरण। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची में शामिल किया गया है? किस सूची का विषय है? संघ सूची का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? 7 बार। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी तथा 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। जनगणना 11 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है बिहार, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि क्या है? 17.64। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ पे 6.10 लाख लोग रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली, 1.6 करोड़। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.09। वहीं बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री सी चंद्रा मौली जो थे जनगणना आयुक्त थे। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? दांतेवाड़े जिला। वर्ष 1921 के दशक में जन वृद्धि दर नकारात्मक रही, क्योंकि -0.31% रही, इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, 64.47 हजार। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, जहां 94% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य वो है आपका केरल, 96% वहाँ पे लगभग लोग जो है साक्षर हैं। अब वही बात करते हैं महिला साक्षरता दर के बारे में। तो ये आप देखें, महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? वो है आपका केरल। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य वो है आपका बिहार। इसमें हम लोग बाजी मारेंगे। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 71.20। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार ही है, 51.50। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है TRE 1 का, यानी BPSC TRE 1 में आया हुआ था। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो वो हम लोग देखेंगे कि 943 महिला
पर 1000 पुरुष का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है 878, वो है आपका हरियाणा। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 1000 पे 919 ही था मात्र। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक हमारे चैनल के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।